मेरे मित्र डॉक्टर रमन सिंह जी, श्रीमान केदार कश्यप जी, श्री सुभाव कश्यप जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी भाई श्री दिनेश जी और इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता प्यारे भाइयों और बहनों, सबने आगे मैं माई दंतेश्वरी के शत शत प्रणाम करने से माई दंतेश्वरी जो पावन माटी ने ज्वेलर सपाय सियान सजान माई बहन और जवान मन के मोचो बात ले जय जोहार। भाइयों बहनों, मुझे कोंडा गांव में पहले भी आने का सौभाग्य मिला है। पहले भी आप सबके बीच बातचीत करने का अवसर मिला है, लेकिन आज का माहौल ही कुछ और है, नजारा ही कुछ और है। मुझे आने में काफी देरी हुई, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में आप लोग प्रतीक्षा करते बैठे हैं। यही दिखाता है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। भाई बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। ये पहला चुनाव है जो दल नहीं देश लड़ रहा है। भाइयों, देश लड़ रहा है। कोटि कोटि जनता जनार्दन स्वयं ये चुनाव लड़ रहा है। और इस बार लोग सिर्फ परिवर्तन के लिए वोट देने वाले ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस जाए, भाजपा आ जाए, सिर्फ इसके लिए वोट देने वाले ऐसा नहीं है। इस चुनाव में लोग दिल्ली सरकार को सजा करने के इरादे से वोट करने वाले हैं। 10 साल तक उन्होंने जिस प्रकार से देश को लूटा है, देश को तबाह किया है, देश को बर्बाद किया है, इसके कारण देश का जन जन में गुस्से में है। और इसलिए देश का जन जन कांग्रेस को सजा करने के मूड में है। भाइयों बहनों, हवा के रूख का पता इस बात से भी चलता है कि आमतौर पर सत्ता में जो बैठे हैं उनको हटाने के लिए सभी दल इकट्ठे आते हैं, गोलबंद होते हैं और सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है
कि मोदी आ न जाए, इसलिए सभी इकट्ठे हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे, कुछ भी करो, मोदी नहीं आना चाहिए। इतना डर क्यों है भाई? सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती है, बिगड़ती है, ये डर क्यों? ये डर इसलिए है उनका पाप उन्हें परेशान कर रहा है। उन्हें पता है 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी, इसका उनको पूरा अंदाज है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें भारत विजय रैली कर रहे हैं। ये भारत विजय रैली महंगाई के ऊपर भारत विजयी हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजयी हो, कुशासन पर भारत विजयी हो, बेरोजगारी पर भारत विजयी हो, गरीब आदिवासियों के कल्याण के मार्ग में भारत विजयी हो, दलित पीड़ित शोषित के कल्याण के लिए भारत विजय रथ पर आगे बढ़े, इस सपने को लेकर के पूरे देश में भारत विजय रैलियां चल रही है। भाइयों बहनों, चुनाव का नतीजा साफ दिख रहा है। चारों तरफ एक आंधी नजर आ रही है और 10 तारीख आते आते ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। कांग्रेस पार्टी कहीं नजर आने वाली नहीं है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब देश कांग्रेस को ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, उसके बाद मैडम सोनिया जी की सरकार आई। 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं, आपका भला हुआ है? जरा जोर से जवाब आपको, आपका भला हुआ है? जरा बोलो ना, आपका भला हुआ है? आपका भला हुआ है? नौजवानों का भला हुआ है? माताओं बहनों का भला हुआ है? आपके गांव का भला हुआ है? कुछ नहीं किया। और भाइयों बहनों, 2 दिन पहले उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र निकाला। ये चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, ये धोखा पत्र है, धोखा पत्र। 2009 में उन्होंने कहा था अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी 100 दिन में महंगाई हटाएंगे। जरा मुझे जवाब देंगे आप बताएंगे जवाब? क्या महंगाई गई? जरा बोलो ना, महंगाई गई? महंगाई हटी? महंगाई कम हुई? ऊपर से महंगाई बढ़ी या बढ़ी? ये कांग्रेस झूठ बोल रही कि नहीं बोल रही? धोखा कर रही कि नहीं कर रही है? वादे निभाती नहीं है, ये नक्की हो गया नहीं हो गया? क्या ऐसे धोखा करने वाली कांग्रेस को स्वीकार करेंगे? जिसने आपसे धोखा किया उनको आप कभी आने देंगे? जिसने वादा तोड़ा उसके नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपसे आग्रह करने आया, ये वो सरकार है जिसने भ्रष्टाचार के अंदर सारे नए रिकॉर्ड को स्थापित कर दिए, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब हो, थर हो, नब हो, जहां जो मिला वो लूटते ही चले गए। भाइयों बहनों, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब पंचायत से पार्लियामेंट तक
चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस का राज था। भाजपा के लोग तो नजर भी नहीं आते थे, कहीं नहीं बचा था भाजपा। चारों तरफ अकेली कांग्रेस पार्टी थी, उन्हीं की सरकार चलती थी। पंचायत हो तो कांग्रेस, नगर पालिका हो कांग्रेस, तहसील पंचायत कांग्रेस, जिला परिषद कांग्रेस, राज्यों में कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी। अब तब राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसे हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, भारतीय समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे। चारों तरफ कांग्रेस की सरकारें थी, ऊपर से नीचे कांग्रेस थी। कि रुपये का 15 पैसा कैसे होता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घीसता था और 15 पैसे कर देता था? ये किसका पंजा था? भाइयों बहनों, अब हिंदुस्तान को ये रुपयों को घिसने वाले पंजे की जरूरत नहीं है। आज तो दिल्ली से 1 रुपया निकले 100 के 100 पैसे गरीब के घर पहुंचने चाहिए, गांव में पहुंचने चाहिए, बीच में तो बिछोड़िया नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार किसने बन पाया? एक कांग्रेस की कार्य संस्कृति का हिस्सा है और धीरे धीरे करके जहां वो हाथ लगाए लगा सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर आपके पास सोना हो तो आप तिजोरी में रखोगे, रुपया है तिजोरी में रखोगे, कोई महंगी चीज है तिजोरी में रखोगे। क्या कभी आप कोयला तिजोरी में रखोगे क्या? क्या कभी कोयला तिजोरी में रखोगे क्या? अरे कोयला तो घर के बाहर पड़ा रहता है। क्या कभी कोई कोयले की चोरी करता है? या कोई है जिनके कोयले की कभी चोरी हुई हो? कोयले की कोई चोरी करता है? भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसने कोयले की भी चोरी कर दी। आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कुछ इलाके हैं जहां अंधेरा है। ऐसी कैसी सरकार? कोयला के ठिकाने पड़ा है, बिजली के ठिकाने पड़ी है, अंधेरा अपना कारोबार कर रहा है। भाइयों बहनों, कोई अच्छी सरकार हो, काम करने वाली सरकार हो, तभी तो देश से अंधेरा मिटेगा, तभी तो देश में उजाला आएगा, तभी तो देश में रोशनी फैलेगी, तभी तो कमर खिलने का अवसर पैदा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों मैं कहते आया हूं, भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाई बहन, देश की कुल जो आदिवासी जनसंख्या है उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी, राजस्थान में वसुंधरा जी, गुजरात में नरेंद्र मोदी। इन 4 राज्यों में देश के 40% आदिवासियों की आबादी रहती है और पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार को निकाल दीजिए, अगर आदिवासियों का कहीं सबसे ज्यादा भला हुआ हो, आदिवासियों के शिक्षा की चिंता हुई हो, आदिवासियों के हकों की चिंता हुई हो, तो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हुई है। कोई राज्य जहां आदिवासी जनसंख्या हो और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित, पीड़ित, शोषित आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है और इसलिए हिंदुस्तान में
आदिवासियों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है। आप मुझे बताइए कि हमारे आदिवासी भाई बहन भगवान राम के जमाने में ठीक नहीं थे? जरा बताइए ना, भगवान राम के जमाने में आदिवासी ठीक नहीं थे? कृष्ण के जमाने में आदिवासी ठीक नहीं थे? 1857 का स्वातंत्र संग्राम हुआ, आदिवासी ठीक नहीं थे? हजारों साल से मेरे आदिवासी भाई बहन हैं, हजारों साल से हैं। दिल्ली में सरकार बनी, आजादी के बाद पहली सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की याद नहीं आई। 50 साल तक कांग्रेस राज करती रही, लेकिन उसको कभी आदिवासी की याद नहीं आई। ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी की पहली ऐसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पहली ऐसी सरकार बनी जिसने आजादी के 50 साल के बाद आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी मंत्री बनाया, अलग आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट बनाया। अब तब जाकर के आदिवासियों के विकास के लिए नई नई योजनाएं आई, काम में गति आई, आदिवासियों के कल्याण की शुरुआत हुई। क्या ये काम देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार ऐसी कर सकती थी? लेकिन भाइयों बहनों, उनके लिए आदिवासी ये तो वोट का खजाना था, विकास का अवसर उनको नजर नहीं आता था। हमें आदिवासी में विकास का अवसर नजर आता है, हमें आदिवासी आंखों में विकास का अवसर आता है, हमें आदिवासी व्यक्तियों में विकास की ताकत पड़ी है, वो नजर आती है। आज जमीन के पट्टे देने वाली बात, भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों को सबसे ज्यादा जमीन के पट्टे देने का काम अगर किसी ने किया है, आदिवासियों को जमीन का हक देने का काम किया है कहीं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर मिला है, वहां सबसे ज्यादा काम हुआ है। हिंदुस्तान के और राज्यों में नहीं हुआ। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपके कल्याण के लिए विकास की नई विचारधारा लेकर के आज मैदान में आए थे। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, महंगाई से मुक्ति दिलानी है, गरीब के घर में चूल्हा जले, किसान जो मेहनत करता है उसको पूरी आय मिले, दाम, मेहनत का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप इतना जानकर के हैरानी होगी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसी देश में कांग्रेस के शासन के चलते इतने किसानों ने आत्महत्या की है जितने की युद्ध के मैदान में हमारे जवान नहीं मरे थे। क्या हमारे देश के किसानों को मरने की नौबत आए? इस प्रकार से उनको जीने के मजबूर हो? भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ कोई जमाना था बाहर से चावल लेके खाता था। ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की कमाल है कि आज छत्तीसगढ़ अगल बगल के राज्यों को चावल भेज करके उनका पेट भरने का काम करता है। बदलाव कैसे आता है, परिवर्तन कैसे आता है, उसका उदाहरण है। जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये इलाका बीमारू राज्य गिना जाता था। आज शिवराज जी और रमन सिंह के नेतृत्व में ये पूरा क्षेत्र, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पुराना मध्य प्रदेश हो, आज बीमारू राज्य की व्याख्या से बाहर निकल गया। क्यों? यहां की खेती में परिवर्तन आया, उद्योग आना शुरू हुआ, शिक्षा में प्रगति हुई, आरोग्य की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनी, गरीब से गरीब के घर में चूल्हा जले,
उसके घर मुफ्त कम पैसों में चावल पहुंचे, इसका प्रबंध किया गया और उसी के गांव तो चावल बाबा आज भी तीसरी बार आपके यहां चुनाव जीत करके बैठा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास विकास के लिए वोट मांगने आया। मैं आपके पास भारत का भाग्य बदलने के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देने आया हूं। मैं आपके बीच में से आया हूं। मैं सोने की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ हूं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। ये चुनाव एक तरफ वो है जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, एक तरफ मैं हूं जो बचपन में चाय बेच करके जिंदगी गुजारता है। वो नामदार है, मैं कामदार हूं। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। आपको सांसद चाहिए कि सेवक चाहिए? 60 साल तक आपने शासक चुने हैं। मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं, 60 महीने के लिए एक सेवक को चुन करके देखिए। आपने उनको 60 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। मैं आपको नई दुनिया खरीद करके दिखाता हूं। नहीं, मुझे अवसर दीजिए भाइयों बहनों। माओवाद ने इस धरती को खून से रंग दिया है। समय की मांग है, लोकतंत्र की ताकत को माओवादी समझे। लोकतंत्र में समस्याओं के समाधान के लिए उत्तम रास्ते मिलते हैं। बम, बंदूक और पिस्तौल से खून तो बहाया जा सकता है, लेकिन नई जिंदगी नहीं दी जा सकती है। हमें तो खून नहीं बचा रहा है, पसीना बहाना है। इस धरती को लाल नहीं करना है, इस धरती को हरियाली करना है। हमें बम बंदूक छोड़ करके हल पकड़ना है। हमें बम बंदूक छोड़ करके हाथ में कलम पकड़नी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनना है और अपने इलाकों के विकास के लिए भी ये माओवाद के रास्ते से होने वाला नहीं है। निजी स्वार्थ के कारण जिन लोगों ने नौजवानों को गुमराह किया है, भाइयों बहनों, ये महात्मा गांधी की धरती है, ये भगवान बुद्ध की धरती है। मरने मारने की दुनिया, वो वक्त चला गया है। जीने की और औरों को जीने के लिए मदद करने का ये वक्त है। आओ हम सब मिलकर अपने भारत मां का कल्याण करें। गरीब, दलित, शोषित समाज के वंचितों का चिंता करें, उनके कल्याण का काम करें, उसी सपनों को पूरा करें। और उन सपनों को पूरा करना है तो एक ही मंत्र है, विकास। सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ लेकर के सबका विकास करना है और ये विकास ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। आप 10 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करें और मुझे भरोसा है, यहां के लोगों में माओवादियों की धमकियों के बीच भी यहां लोग मतदान करते हैं। गोलियों की बौछार के बीच में मतदान करते हैं। पाबंदियां लगने के बाद भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग यहां रहते हैं। मैं ऐसे लोकतंत्र के सिपाहियों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। और आने वाले चुनाव में भाई दिनेश को भारी बहुमत से विजयी बनाए। छत्तीसगढ़ से सभी के सभी कमल दिल्ली भेजिए और दिल्ली में एक ताकतवर, मजबूत, देश का भाग्य बनाने वाली सरकार बनाए। इसी एक अपेक्षा के साथ भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।